नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल में। और चुनावी माहौल अब इस समय अपने चरम पर है। 7वें चरण का जो लोकसभा चुनाव का मतदान है वह 1 जून को होगा और परिणाम आने में आज से 7 दिन का समय बचा है, यानी मंगलवार कल है और अगले मंगलवार की सुबह से आपको परिणाम देखने को मिलेगा, जानने को मिलेगा कौन जीत रहा है, कौन हार रहा है। और उससे पहले 7वें चरण के मतदान से पहले अब लोगों का सब्र जवाब दे रहा है। मतदाता हो या राजनीतिक लोग हो या हम पत्रकार हो, सभी का सब्र अब पैमाना थोड़ा छलकने लगा है। बहुत लंबा चुनाव अभियान रहा है देश में। आप ये समझिए कि 16 मार्च 2024 को चुनाव की घोषणा हुई थी और आज तारीख हो गई है, आज की तारीख है 27 मई को हम आपसे बात कर रहे हैं। तो 2 महीने 10 दिन का समय बीत चुका है और अभी भी 7 दिन का समय और है। अब लोगों से बर्दाश्त नहीं हो रहा और उनको जानना है कि आखिर यह चुनाव कौन जीत रहा है और किसका बहुमत आ रहा है। और जो बातें हर तरफ से अलग अलग तरह की सुनाई दे रही हैं, उसमें जीत किसकी होने जा रही है और सच्चाई क्या है। राष्ट्रीय स्तर पर कई चुनाव विशेषज्ञों ने, बल्कि चुनाव आयोग की इस पर रोक है और किसी तरह के एग्जिट पोल और किसी तरह के ओपिनियन पोल पर रोक है। इसके बावजूद मेन स्ट्रीम की मीडिया पर विशेषज्ञों की राय आंकड़ों के साथ प्रस्तुत की जा रही है, चाहे वह प्रशांत किशोर हों या फिर योगेंद्र यादव हों। और ऐसे ही अनेक विशेषज्ञ जो रिनोन्ड हैं, लोग उनको जानते हैं, उनको फॉलो करते हैं, उनके वर्जन आ रहे हैं, वो संख्या बता रहे हैं कि आने वाले समय में किसकी जीत किसकी हार होगी। तो जब मेन स्ट्रीम के लोग ही संख्या बताने लगे हैं और चुनाव आयोग का उन पर कोई ध्यान नहीं है, तो हम भी एक संख्या लेकर के आपके सामने आ जाते हैं। और ये संख्या, मैं पूरे देश की बात नहीं करूंगा क्योंकि मेरा जो क्षेत्र है अभी पूरे देश के विस्तार तक नहीं है। बता सकता हूं मगर उस तरह से नहीं बता पाऊंगा जिस तरह से जो संख्याएं पूरे देश घूमने वाले, पूरे देश की राजनीति को समझने वाले समझा सकते हैं आपको, मैं उस तरह से नहीं समझा पाऊंगा। लेकिन उत्तर प्रदेश के विषय में अगर कहूं तो मैं आपको जानकारी देने में सक्षम हूं कि उत्तर प्रदेश का माहौल क्या है और यहां मूड किस ओर जा रहा है। तो बनिस्बत चुनाव के मुद्दे 2019 के मुकाबले कुछ बदलाव है पक्ष और विपक्ष दोनों में। 2019 के चुनाव में राम मंदिर इतना बड़ा मुद्दा नहीं था। राम मंदिर केवल भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे में शामिल था कि हम सुप्रीम कोर्ट में जो ये केस चल रहा है इसके हल के लिए हर संभव प्रयास करेंगे, यहीं पर आकर के समाप्त हो जाता था। 2019 के चुनाव में सबसे बड़ा मुद्दा था राष्ट्रवाद का। राष्ट्रवाद का ये मुद्दा चुनाव से मात्र 20 से 25 दिन पहले हुई घटना की वजह से पूरे चुनाव में फैला रहा। पुलवामा में पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवादियों ने हमला करा हमारे सैनिकों पर और हमारे लगभग 45 सैनिक हमारे एक बम विस्फोट, एक आत्मघाती हमले में शहीद हो गए। इस शहादत के बाद भारत ने पलटवार किया और भारत के इस पलटवार में एक एयर स्ट्राइक हुई और इस एयर स्ट्राइक ने पाकिस्तान स्थित बालाकोट में पाकिस्तान प्रशिक्षित आतंकवादियों के ठिकाने पर आसमान से बम गिराए गए। लेज़र गाइडेड जो टेक्निक थी उससे बम गिराए गए और जो कि जानकारी दी गई ऑफिशियली कि 300 के करीब आतंकवादी इस हमले में हलाक कर दिए गए भारत की ओर से। और फिर पाकिस्तान ने अमेरिका के से जो खरीदे हुए F-16 विमान हैं उनको भारत की ओर भेजा और हमला करना चाहते थे वे हमारे कश्मीर के ठिकानों पर, मगर हमारे अभिनंदन वर्धमान और उनके एक साथी ने वो MiG-21 के सहारे उनको खदेड़ दिया। अभिनंदन पाकिस्तान की सीमा में ऑक्युपाइड कश्मीर में पहुंच गया और वहां से उनको पाकिस्तान के सैनिकों ने बंधक बनाया। मगर भारत के जो कूटनीतिक प्रयास थे और उन प्रयासों का परिणाम ये रहा कि पाकिस्तान उनको ज़्यादा दिन तक अपनी कैद में नहीं रख सका और उन्हें बाघा बॉर्डर से रिलीज करना पड़ा।
ये सारे प्रकरण के बाद पुलवामा के मामले ने जोर पकड़ा और इसने राष्ट्रवाद का रूप लेकर 2019 के लोकसभा चुनाव का सबसे बड़ा मुद्दा दिया। तब ना अनाज का मुद्दा था, ना कोरोना में सरकार द्वारा किए गए कामों का मुद्दा था, क्योंकि कोरोना तब तक आया नहीं था। इसी तरह से अनेक ऐसे मुद्दे नहीं थे जो भाजपा सरकार गिना सकती, और लेकिन राष्ट्रवाद के मुद्दे को लेकर भाजपा आगे चली और अपने 5 साल में किए गए कामों की बात की और आगे क्या करना है उस पर भी चर्चा की। दूसरी ओर जो कांग्रेस का यूपीए गठबंधन था, उसने मुख्य रूप से चौकीदार चोर है जैसा नारा लगाया, राफेल में घोटालेबाजी के आरोप लगाया, अनिल अंबानी के साथ नरेंद्र मोदी के गठजोड़ की बात प्रचारित की, और बेरोजगारी का मुद्दा तब भी उठा, महंगाई का मुद्दा तब भी उठा। और चुनाव परिणाम में उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में अब तक जो सबसे बड़ा गठबंधन हो सकता है बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी के बीच, जिसको माना गया कि दलित और पिछड़ा वर्ग का यह गठजोड़ था, जो उत्तर प्रदेश में लगभग 80% मतदाताओं को प्रभावित करता है। अगर ये ईमानदारी से ये वोट एक गठबंधन को पड़ जाए तो ये आप मान सकते हैं कि उस गठबंधन को 70 से 80% वोट मिलेंगे, और 70 से 80% वोट मिलने का मतलब था कि भारतीय जनता पार्टी के एनडीए गठबंधन को उत्तर प्रदेश में बमुश्किल 5 सीटें भी मिल जाती तो बड़ी बात होती। गठबंधन के बाद जब चुनाव का ऐलान हुआ तो इसी तरह के अनुमान लगाए जा रहे थे, मगर परिणाम जब आया तो भारतीय जनता पार्टी के कुशल नेतृत्व ने और प्रधानमंत्री मोदी की नीतियों ने बसपा सपा के गठबंधन को चलने नहीं दिया। और कहा जाए तो एक इसमें समस्या ये भी रही कि समाजवादी पार्टी का जो वोटर था, यादव मुस्लिम वोटर, वो बसपा की ओर ट्रांसफर हुआ, मगर बहुजन समाज पार्टी का जो वोट था वो पूरी तरह से समाजवादी पार्टी की ओर ट्रांसफर नहीं हुआ। वो वोट भारतीय जनता पार्टी को भी मिला। परिणाम यह हुआ कि 2014 में भाजपा ने, जो एनडीए गठबंधन ने 73 सीटें जीती थी उत्तर प्रदेश में, वे 73 तो नहीं जीत पाए लेकिन 64 सीटें उन्होंने जीती, जो कि उस समय बहुत बड़ी कामयाबी मानी जा रही थी उत्तर प्रदेश में, मतलब जिस पर भरोसा करना मुश्किल हो रहा था विशेषज्ञों को। परिणाम यह हुआ कि देश में भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण बहुमत तो मिला ही, पिछले बार के अपने 282 के आंकड़े से भरकर भाजपा 303 तक पहुंच गई, और एनडीए गठबंधन 353 के लगभग पहुंच गया, जिसमें 18 सीटें शिवसेना की थी। शिवसेना बाद में एनडीए से अलग हो गई तो वो सीटें कट गई, लेकिन बहुत बड़ा बहुमत था। अब उत्तर प्रदेश में 2019 के लोकसभा चुनाव में जब बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी के बीच कोई गठबंधन नहीं है, वे कांग्रेस के साथ समाजवादी पार्टी का गठबंधन है, बहुजन समाज पार्टी अकेले लड़ रही है, तब जो एक कहा जा रहा है कि बड़ा मुश्किल चुनाव है, हर सीट पर लड़ाई है, कैसे मुश्किल हो सकता है जब बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी मिलकर भारतीय जनता पार्टी को मुश्किल में नहीं डाल सके, एनडीए को मुश्किल में नहीं डाल सके, तो इस बार कैसे मुश्किल में डालेंगे। हम बात करते हैं कि कठिन सीटें कौन सी हैं। मेरा जो अनुमान है, उत्तर प्रदेश में 15 से 16 सीटें ऐसी हैं जिन पर कांटे का मुकाबला है भारतीय जनता पार्टी का। बाकी सीटों पर भारतीय जनता पार्टी जीत दर्ज कर रही है। अब 15-16 सीटें कौन सी हैं? पश्चिम से शुरू होते हैं, कैराना, संभल, मुरादाबाद, मुजफ्फरनगर, और उसके बाद में हम धीमे धीमे इस तरफ बढ़ते हैं तो आपकी बदायूं के बाद में हम मैनपुरी के बाद कन्नौज के बाद में हम बढ़ते हैं तो अंबेडकर नगर सीट है, वह थोड़ी मुश्किल पड़ रही है, और आजमगढ़ सीट है, लालगंज सीट है, और इसी तरह से घोसी है, गाजीपुर है, ये और इधर गांधी परिवार का गढ़ जो है, रायबरेली सीट है। तो इस तरह से अगर हम इन सारी सीटों को मिला दें, 15-16 सीटें हैं जिन पर कांटे की लड़ाई है। कांटे की लड़ाई से मतलब ये नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी ये सभी 15-16 सीटें हार रही है। इसमें से भारतीय जनता पार्टी कई सीटें जीतेगी, और मैं आपको आज बता देता हूं, इसको नोट कर लिया जाए, और इसको बाद में मुझे आप भले ही 4 जून को आप याद रखिए, मुझे याद कराइए। मैं अभी बोल रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी 70 ± 3 ये उत्तर प्रदेश में
भारतीय जनता पार्टी का परफॉर्मेंस 2024 के लोकसभा में होने जा रहा है 70 ± 3, यानी 67 या 73 या 70, मतलब 67 से लेकर 73 के बीच में भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में सीटें जीतेगी। और उसके बाद में अन्य राज्यों के प्रदर्शन को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी निश्चित तौर पर, मेरे अनुमान से निश्चित तौर पर आसानी से पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएगी। अब यहाँ योगेंद्र यादव जैसे भाजपा के विरोध में रहने वाले, जो कि कांग्रेस के साथ हैं इस समय, योगेंद्र यादव बीजेपी एनडीए गठबंधन को 268 सीटें दे रहे हैं। मतलब बहुत कंजर्वेटिव होके, बहुत ज्यादा संकीर्ण दिमाग से भी अगर सोचा जाए, योगेंद्र यादव के भी ओपिनियन को मान लिया जाए, तो भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन, एनडीए गठबंधन पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बना लेगा। जबकि लगातार योगेंद्र यादव भारतीय जनता पार्टी के लिए जो भी समीकरण प्रस्तुत करते हैं, हाल ही में उन्होंने मध्य प्रदेश के चुनाव में भी जो समीकरण प्रस्तुत किए थे वो पूरी तरह से विफल रहे थे। दूसरी ओर प्रशांत किशोर, जिनको काफी न्यूट्रल माना जाता है, इस बार वे भी कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी जो 303 का उनका आंकड़ा उसको बढ़ाने जा रही है। दक्षिण के राज्यों से और उड़ीसा से, बंगाल से उनको अतिरिक्त सीटें मिलने जा रही हैं। तो इस तरह से मैं उत्तर प्रदेश का आकलन आपके सामने रख रहा हूं। भारतीय जनता पार्टी 70 ± 3, 4 जून के दिन दोपहर 12-1 बजे तक आपको यही परिणाम टीवी पर देखने को मिलेगा। आप न्यूज सोर्सेस से इसको कंफर्म करेंगे, कि कहेंगे कि हमने उस दिन जो ऋषि मिश्र का वीडियो देखा था, ऋषि मिश्रा का, सच था, और यही परिणाम होगा उत्तर प्रदेश का। आप सब मेरे इस चैनल को देखते रहिए, मेरे इस वीडियो पर कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।